यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है जो आपके 2026 18 फरवरी 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा ही पेपर आपको 18 फरवरी को मिलने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। पूरा मॉडल पेपर मैं आंसर के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कुछ इस प्रकार आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अपना अनुक्रमांक लिख लेंगे और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, यह आपका प्रश्न पत्र कोड है। समय आपको बच्चों मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, अपनी उत्तर पुस्तिका में आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। क्लियर है। सामान्य निर्देश की बात करें तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। सबसे पहले हम आपको खंड का बताएंगे। खंड का में बच्चों 2 प्रश्न आते हैं। 2 प्रश्न में बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। पहले प्रश्न में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न और दूसरे प्रश्न में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले हम खंड का पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। विशेषस्य विश्वमौसधम के रचनाकार हैं। ठीक है, विशेषस्य विश्वमौसधम के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन है लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम प्रसाद निरंजनी, किशोरी लाल गोस्वामी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, विशेषस्य विश्वमौसधम के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। पहले का खा वाला है, यानी दूसरा प्रश्न है। पहले का खा है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक है। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। पहला है गुलाब राय, लल्लू लाल, रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश। तो बिल्कुल 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पहले का ग है, निम्न में से हरिशंकर परसाई की रचना क्या है। तो इन चारों ऑप्शन में आपको हरिशंकर परसाई की रचना पता करना है। तो मैं आपको बता दूं, बेईमानी की परत, ज्वाला और जल, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये सभी हरिशंकर परसाई की रचना है। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ये सभी। ओके, पहले का घ है, निम्न में से छायावादी कवि हैं। निम्न में से छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये तीनों ही छायावादी कवि हैं। इसका मतलब आपका चौथा वाला उत्तर सही हो जाएगा, ये सभी। पहले का अंगा है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं निराला, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञेय, दिनकर। तो हीरानारायण वात्स्यायन अज्ञेय, यानी प्रयोगवाद के प्रवर्तक इसको माना जाता है, अज्ञेय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। पहले प्रश्न में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएंगे, इस प्रकार आपको 5 नंबर मिलेगा। दूसरे का क है, बंद गली का आखिरी मकान के रचनाकार है। बंद गली का आखिरी मकान के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत या फिर अज्ञेय। तो बिल्कुल बंद गली का आखिरी मकान के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। भक्ति काल का ग्रंथ है, भक्ति काल का ग्रंथ है कीर्तिलता, बीसल देव रासो, पद्मावत, आल्हा खंड। ठीक है, तो भक्ति काल का जो ग्रंथ है वो पद्मावत है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। बाकी कीर्तिलता, बीसल दो, आल्हा खंड, ये सब आपके आदिकाल के ग्रंथ हैं। दूसरे का गा है, वाणी का डिक्टेटर किस कवि को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाणी का डिक्टेटर किस कवि को कहा जाता है। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, नंददास। तो बिल्कुल वाणी का डिक्टेटर कबीरदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। मैला आंचल किस विधा की रचना है। मैला आंचल किस विधा की रचना है। तो ये उपन्यास है, चौथा वाला सही हो जाएगा। मैला आंचल क्या है, उपन्यास है। आपको कमेंट करके बताना है कि मैला आंचल किस कवि की, किस लेखक की या कवि की रचना है। ठीक है, अंगा वाला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्य की जीवनी है। आवारा मसीहा किस साहित्य की जीवनी है। क्या मुंशी प्रेमचंद की है, शरत चंद्र चटर्जी की है, रविन्द्रनाथ टैगोर की या फिर हरिवंश राय बच्चन की है। तो आवारा मसीहा जो है वो एक लेखक है। आवारा मसीहा किसने लिखा, ये आप कमेंट करके बताएं। और आवारा मसीहा में किसकी जीवनी लिखी गई है, तो शरत चंद्र चटर्जी की है, शरत चंद्र चटर्जी की है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 5 प्रश्न हो गए। 5 में 5 यहाँ आपको मिल जाएगा। फिर तीसरे प्रश्न में आपके गद्यांश आधारित प्रश्न होंगे। 2 गद्यांश आएगा और प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न पूछा जाएगा। 5 × 2 यानी 10 नंबर यहाँ से आपको गद्यांश से मिलने वाले हैं। कोई एक ही गद्यांश आपको अटेंड करना है। तो पहला गद्यांश ये है कि पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी
पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूपी नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता है वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए। पहला प्रश्न होगा, तो ऊपर जो गद्यांश है बच्चों, इसके पाठ हैं राष्ट्र का स्वरूप। ये जो गद्यांश है वो राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ से 2 नंबर मिलेंगे। फिर प्रश्न है, किस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं? तो हम उस राष्ट्र का स्वागत करते हैं जो अपने भूतकाल के वरदान से वर्तमान का पुष्ट करके आगे बढ़ाना चाहता है। ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ 2 नंबर मिल जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस गद्यांश का क्या आशय है ये आपको अपने शब्दों में लिखना है गद्यांश पढ़ करके। इस गद्यांश का आशय यह है कि हमें अपने पूर्वजों के योगदान पर गर्व है और हम चाहते हैं कि उनकी उपलब्धियों का प्रकाश हमारे भविष्य में भी बना रहे। यह राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक तरीका है, जिसमें अतीत को वर्तमान में बांधने के बजाय उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। चौथा प्रश्न है, पूर्वजों की किन उपलब्धियों को हम गौरव के साथ धारण करते हैं? तो हम पूर्वजों द्वारा किए गए पराक्रम, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों का गौरव के साथ धारण करते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, जो ऊपर रेखांकित अंश है उसको हमें व्याख्यित करना है, उसको हमें एक्सप्लेन करना है, जो यहाँ पे आपको गद्यांश में नीचे अंडरलाइन शब्द मिलेंगे। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या मैं आपको बता दे रहा हूँ पढ़ कर। एक ऐसा राष्ट्र जिसमें अतीत का बोझ नहीं है, बल्कि वह अपने भूतकाल की उपलब्धियों को वर्तमान के विकास में सहायक मानता है, का स्वागत किया जाना चाहिए। यह राष्ट्र अपने इतिहास को संजोते हुए उसे एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। अब इस प्रकार आपको यहाँ से 10 में 10 नंबर मिल जाएंगे अगर आपने सारे प्रश्न अटेंड किए हैं। इसके साथ एक अथवा का प्रश्न होगा, जो आपको अच्छे से आएगा वो आपको करना है। ठीक है, अथवा में यहाँ पे जो गद्यांश दिया गया मैं उसे पढ़ देता हूँ। रमणीयता और नित्य नूतनता न्यूनाश्रित हैं। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसे उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ पाता है, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना की गति देने में प्रायः असमर्थ रह जाती है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इस प्रकार आपको यहाँ से 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। नित्य नूतनता क्या सूचित करती है? तो नित्य नूतनता किसी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करती है, दर्शाती कि सर्जक ने कुछ नया और मौलिक रचा है जो समाज और जनता के लिए स्वीकार्य हो। तो बच्चों, यहाँ से भी आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा। भाषा से सशक्त माध्यम का उल्लेख कीजिए। तो भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। यह तब सशक्त बनती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। फिर यहाँ पे देखिए बच्चों, चौथा है परंपरागत और अभिव्यक्ति शब्दों का अर्थ लिखिए। परंपरागत पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करने वाली अभिव्यक्ति का अर्थ है किसी भावना, विचार या विचारधारा को प्रकट करना। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, सड़ी गली मान्यताओं और पुरानी रीति रिवाजों से जकड़ा हुआ समाज कभी भी प्रगति नहीं कर पाता। इसी प्रकार पुरानी परंपराओं और शैलियों पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में असमर्थ रहती है। इसलिए भाषा को प्रगतिशील और समयानुकूल होना चाहिए। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे बच्चों 10 में 10 नंबर मिल जाएंगे। चौथा प्रश्न आपका पद्यांश होगा। पद्यांश में भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 10 नंबर यहाँ से मिलेंगे। इस प्रश्न में भी, चौथे प्रश्न में भी 2 पद्यांश आपको दिया जाएगा, कोई एक पद्यांश आपको करना है जो अच्छे से आता होगा। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे तिल बुझे ओ पलक रूखे, आद्र चितवन में यहाँ शतविद्युतों में दीप खेला। ठीक है, तो ये पद्यांश है।
प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो शीर्षक का नाम है गीत दीपशिखा, काव्य संग्रह से लिया गया है और इसकी कवियत्री का नाम है महादेवी वर्मा, इसकी रचयिता है। कवियत्री किस पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान करती है? तो कवियत्री साधना के अपरिचित पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान करती है। कवियत्री को साधना पथ पर आगे बढ़ने से कौन नहीं रोक सकता है? तो कवियत्री को मार्ग में आने वाली बाधाएं साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए नहीं रोक सकती हैं। कवियत्री की साधना रूपी दीपक पर किनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो कवियत्री के साधना रूपी दीपक पर घनघोर वर्षा कौंधती बिजलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है कि महादेवी जी कह रही हैं कि लक्ष्य पथ पर यदि कोई साथ ना भी चले, अकेला ही चलना पड़े, तब भी वे निरंतर आगे बढ़ती रहेंगी और अपरिचित मार्ग के समस्त संकटों को संघर्ष झेलकर अज्ञात प्रियतम के पास पहुंच जाएंगी, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास है। अगला अगला पद्यांश आपका है, कोई एक ही पद्यांश करना, अगर आपको ऊपर वाला अच्छे से नहीं आ रहा तो दूसरा वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से ओ ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, ज्यों भी मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगत कितनी मंज कुंज मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक है पवन दूतिका और कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है? तो पवन दूतिका द्वारा राधा ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा है। प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस तथा उसका स्थायी भाव लिखिए। तो इसका जो स्थायी भाव और उसका रस, तो देखिए यहाँ पे क्या है, श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, ठीक है। और श्री कृष्ण का सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो राधा के अनुसार कृष्ण के नयन नवीन बादलों के समान पनीले व मनोहारी हैं, राधा का प्रेम उनके प्यारे प्राणप्रिय कृष्ण के विरह में व्याकुल है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है कि राधा पवन रूपी दूती को कृष्ण के विरह में अपनी विरह व्यथा सुनाते हुए कहती हैं, जब से मेरे प्राण प्रिय नए बादलों के समान श्याम वर्ण कमल से नेत्र वाले कृष्ण मथुरा गए हैं, तब से ना ही वे मधुबन लौट कर आए हैं और ना ही कोई संदेशा भेजा है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए, तो पांचवा प्रश्न बच्चों यहाँ से आपको 10 में 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। पांचवा प्रश्न आपका जो है जीवन परिचय से आता है, 80 शब्दों में जीवन परिचय लिखना होता है, 5 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। तो 3 लेखक का नाम दिया जाएगा, किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है, जिसमें है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब मैंने प्रीवियस आपके मॉडल पेपर में मैं आपको ये बता चुका हूँ जीवन परिचय। फिर आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हैं, उनकी कृतियों प्रकाश डालना है। तो यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, किसी एक का आपको लिखना है, ठीक है। तो एक कवि का और एक लेखक का आपको जीवन परिचय और कृतियाँ लिखने के आता है, 10 नंबर का, ठीक है। फिर छठा प्रश्न जो आपका होता है वो कहानी तत्वों के आधार पर ध्रुव यात्रा कहानी की मूल संवेदना बताइए, या फिर बहादुर अथवा कर्मनाशा की हार कहानी का सारांश लिखिए, ठीक है। फिर 7वां प्रश्न जो आता है वो स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर आता है, जो भी आपके जिले में खंडकाव्य चल रहा है उस के आधार पे आपको प्रश्न का उत्तर देना होता है, 5 नंबर का ये भी आता है। जैसे कि यहाँ पे रश्मि रथी से पूछा गया है, श्रवण कुमार से पूछा है। 6 एक खंडकाव्य से 2 प्रश्न होते हैं, ऑप्शन में कोई एक करना है। जैसे कि श्रवण कुमार खंडकाव्य से नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर श्रवण कुमार खंडकाव्य की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा जाएगा, इसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा। अब आपके जिले में जो भी खंडकाव्य चल रहा है उसका आप तैयार कर लेना, ठीक है। फिर आ जाइए 8वां प्रश्न। यहाँ से 8वां प्रश्न से आपका खंड खा चल जाता है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि पेपर खंड का और खंड खा में अवतरित है, तो खंड का आपका हो गया। खंड का प्रश्न 8 से स्टार्ट हो जाता है। खंड खा ये अनिवार्य संस्कृत से प्रश्न है, ठीक है। इसमें आपको व्याकरण भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 8वें का जो है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको ये संदर्भ दे रखा है मैंने, ये मैंने गद्यांश दिया है, संस्कृत का लिखा है, इसका आप अनुवाद तैयार कर लो। और ये बेसिकली आपको उसमें बताना होगा संदर्भ। तो ये जो इसका संदर्भ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमारी पाठ्य पुस्तक ये संस्कृत भाषाया महत्व नामक पाठ से लिया गया, ये 2 नंबर मिल जाएगा। और यहाँ से आपको इसका अनुवाद भी लिखने को आता है एग्जाम में। फिर देखिए यहाँ पे ये महामना विद्वान वाला आया है, इसका भी संदर्भ आपको लिखना है। तो ये महामना मालवीय नामक पाठ से उत्तरित है और इसका भी अनुवाद आपको सीखना है। यानी आपको जितने भी संस्कृत के जितने भी आपके पाठ हैं सबका आपको अनुवाद आना चाहिए, यानी उनका अर्थ आना चाहिए लिखने का।
फिर निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पद्यांश में वही बेसिकली श्लोक वगैरह आते हैं, वो श्लोक उस श्लोक का आपको संदर्भ लिखना है और उसका अर्थ बताना है। ठीक है। ना मे रोचते भद्रम व उलूकस्याभिषेचनम अक्रुधस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के उलूक जातकम खंड से ये लिया गया है। ठीक है। और इसका आपको अर्थ भी बताना है। 7 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा बच्चों। फिर अगर आपको पहला नहीं आता तो आप दूसरा वाला ऑप्शन वाला ले सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, आप 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना होता है। 4 प्रश्न आपको ऑप्शन में दिए होते हैं, 2 प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत में लिखना होगा। फिर ये देखिए, ये तो आता ही है रस छंद अलंकार। तो श्रृंगार, अनुप्रास और शोरठार। रस छंद अलंकार 2-2 नंबर के, 6 नंबर के ये आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और 9 नंबर का आपका निबंध आता है। ठीक है। तो निबंध है, किसी ऐतिहासिक स्थल का आंखों देखा वर्णन कीजिए। रामचरितमानस की प्रासंगिकता, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, जीवन में अनुशासन का महत्व, महिला सशक्तिकरण, विकास के आयाम। इसमें से आपको कोई एक निबंध चूज करना है। पवित्रम का संधि विच्छेद क्या होगा? 12वें का है, जहाँ से ग्रामर स्टार्ट होती है। तो पवित्रम का संधि विच्छेद है पो प्लस इत्रम, सा वाला आपका सही हो जाएगा। फिर है सचित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बिल्कुल सत प्लस चित होगा, आ वाला सही हो जाएगा। तल्लीन में संधि विच्छेद है, तो तल्लीन में व्यंजन संधि है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास स्पष्ट कीजिए। तो जितेंद्रिय में क्या बहुव्रीहि समास है, महात्मा में कर्मधारय समास है, शहर में अव्ययीभाव समास है, कृत्वा में अक्त्वा प्रत्यय है, पठनीय में अनियर प्रत्यय है, और धनवान में मतुप प्रत्यय है। ठीक है। फिर रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त व्यक्ति से संबंधित नियम को उल्लेख करना है। ठीक है। तो ये यहाँ से ये किसी एक का आपको बताना होगा, जिसमें विभक्ति और संबंधित नियम से भी प्रश्न आता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।